आज नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। एनपीओ मतलब पूरा चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। हम प्यार से इसको बोलते हैं बस एनपीओ। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बेसिक सीखना है बस कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों भी ठीक है। चलो, तो पहली बात तो भाई एनपीओ होता क्या है? व्हाट इज एनपीओ? आपके हिसाब से एनपीओ क्या होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो एनपीओ मीन्स those organizations whose motive is not to earn profit but to work for the welfare of public or its members। एनपीओ ऐसी संस्थाएं होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। किसके लिए करती हैं? सोसाइटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, या फिर अपने मेंबर्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, हर सोसाइटी की अपनी एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी क्या होती है, एसोसिएशंस होती है, RWAs होती है, सुना होगा आपने। तो वो क्या है? वो अपने आप में एक एनपीओ है। और वो किसके लिए काम कर रही है? क्या वो पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, सिर्फ अपने रेजिडेंट्स के लिए काम कर रही है? रेजिडेंट्स के लिए। तो वो यानी अपने सिर्फ स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, मतलब वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए नहीं, किसी के लिए भी काम कर रही है। और ये कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंसानों के लिए काम करे, जानवरों के लिए भी काम कर सकती है। जैसे नोएडा में एक सोसाइटी है, SPCA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। तो SPCA जानवरों के हित में काम कर रही है भाई, समझ आ रही है? तो कोई भी ऐसी संस्था है जो किसी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, या फिर अपने मेंबर्स के लिए काम करती है। एक और एग्जांपल जो आपको काफी दिलचस्प लगेगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? यहाँ का तो चलो RKG है, ये नहीं एनपीओ। जिसके आप एग्जाम देने वाले हो, ICMAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट? अब ये क्या है? क्या ये कोई कंपनी है? क्या ये प्रॉफिट के लिए काम कर रही है? नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICI, इस तरह की जो आपकी प्रोफेशनल बॉडीज बन रखी हैं, ये कोई प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रही। ये अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही है, ये अपने स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। आपकी हंसी कुछ और बता रही है, लेकिन हम यही बोलते हैं कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल होता है ऑफ एनपीओ। तो एनपीओ के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स जो आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते हो? चलो, मैंने RWAs बोल दिया क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको ICMAI या ICAI इनके एग्जाम्पल्स दिए, ये तो मैं लिखता हूं। इनके अलावा मंदिर वगैरह हो गए जहां पे आप डोनेशंस भी देते हो, और कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस हो गए, जैसे DU के जितने भी कॉलेजेस हैं सब क्या हैं? सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सब एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं, राइट? और बताओ, क्लब्स होते हैं बहुत सारे, और आपने सुना होगा क्लब्स वगैरह के बारे में, है ना? और बताओ, कई सारी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, या फॉर दैट एग्जांपल पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि एम्स हो गया। सब किसके एग्जाम्पल है? सब एनपीओ के एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कल्चरल सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारी कल्चरल सोसाइटीज होती हैं। या फिर कोई और
चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, कोई और चैरिटेबल सोसाइटीज हो गई, जैसे मैंने आपको एसपीसीए का एग्जाम्पल दिया, एटसेट्रा, मतलब बहुत है इतने एग्जाम्पल्स। तो ये सब क्या है, सब एनपीओ है, ठीक है। इनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में एनजीओ बोलते हैं, है ना, बट यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां हम कभी भी एनजीओ नहीं बोलेंगे, हम एनपीओ बोलेंगे, हालांकि बात वही है। चलो आगे की बात। अब हमें यहां पे पता है क्या सीखना है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिसको आप फाइनल अकाउंट्स बोलते हो। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में आपने अभी पिछले चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, तो कौन से थे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कोई और एक अकाउंट था जो मिस कर गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमें सीखना है कि एनपीओ के केस में क्या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एनपीओ। तो तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एनपीओ के केस में। एक हम बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर तीसरा तो आपने सुना ही है, तीसरी होती है बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, एक स्टार पॉइंट जो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर एनपीओ। एनपीओ के फंड्स कहां से आते हैं, पैसों का जुगाड़ कहां से करते हैं। सबसे बड़ा जुगाड़ होता है डोनेशन, ठीक है। फिर होता है सब्सक्रिप्शन। आपको पता है कल को आप जब क्वालिफाई कर जाओगे, आप सीएमए बन जाओगे, तो आपको क्या लगता है, आपको बस एक बार बस सीएमए बन गए काम खत्म हो गया? नहीं, आपको हर साल एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट को। हम भी अपने इंस्टीट्यूट को हर साल एक मेंबरशिप फीस पे करते हैं, ताकि हम लोग सीए जो बोलते हैं अपने आप को, या कल को आप अपने आप को सीएमए बोलोगे, उसका बेनिफिट ले पाओ। उसके लिए आपको हर साल क्या करनी पड़ती है, एक फीस पे करनी पड़ती है अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसा नहीं सिर्फ आपने स्टूडेंट लाइफ में फीस भरी, बन गए सीएमए और बात खत्म, आपको हर साल पे करनी है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब ये एग्जाम्पल एक प्रकार का सब्सक्रिप्शन कि भाई अगर आपको किसी की मेंबरशिप कंटिन्यू रखनी है, जैसे RWAs जो होती है, हम लोग घर में रहते हैं तो कभी अपने मम्मी पापा से पूछना, वो भी सोसाइटी की फीस एक पे करते हैं साल में, सोसाइटी की चार्जेस कुछ पे करते हैं। ये सब क्या होती है, सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में आते हैं। और क्या होता है, डोनेशंस लिख लिए। आप सरकार की बात कर रहे थे तो सही कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं ग्रांट्स। क्या बोलते हैं, ग्रांट्स। और बताओ, कुछ कुछ क्लब्स के केस में लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, अच्छी खासी बड़े बड़े अमाउंट की लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना। जो बिल्कुल जो ये वाले क्लब्स होते हैं, जो आलीशान सोसाइटीज के जो क्लब्स होते हैं, यहाँ पे अगर आपको क्लब्स के बेनिफिट्स लेने हैं तो उसके लिए एक लाइफ मेंबरशिप फी, वन टाइम फी होती है बेसिकली, और आपको जिंदगी भर का उसका बेनिफिट मिलता है, तो उसको हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं, राइट, एटसेट्रा। मतलब समझ गए, बेसिक ये सोर्सेज होते हैं पैसों के। तो इस चैप्टर में आपको बहुत लिमिटेड चीजें सीखनी है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि पहली बात, एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली सब्जेक्टिव पढ़ने वाला है। अगर सब्जेक्टिव करना हो तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अब क्योंकि आपका एमसीक्यू है तो आपको कितना ही पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता है क्या सीखना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये 3 अकाउंट बनाने सीखने, और ये 3 अकाउंट बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में होगा,
टाइप्स ऑफ डोनेशंस हो गई, लेगेसीज होती है, लेगेसी भी एक प्रकार की डोनेशन होती है। तो इस प्रकार के जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो आपको कवर करने हैं। तो लिमिटेड स्कोप है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। इससे ज्यादा तो पहले 12वीं के बच्चे पढ़ा करते थे, आपको तो बहुत लिमिटेड वे में पढ़ना है। आपका कट गया था, लेकिन पुराने जो 12वीं के बच्चे थे जो 21-22 वाले सेशन में थे या 20-21 वाले में, वहां तक के बच्चों ने तो पढ़ा था, तो उन्होंने तो खैर अच्छे से पढ़ा था। आपको तो बहुत लिमिटेड वे में पढ़ना है। तो बस पहला अकाउंट का नाम लिखो, क्या था नाम? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो पहली बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने आपसे बोलना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज लाइक अ बोल रहा हूं, है नहीं, लाइक अ कैश बुक। तो जैसे आप कैश बुक बनाते वक्त सोचते हो, जो थिंकिंग रखते हो, बिल्स इसको भी बनाते वक्त आपको वही सेम थिंकिंग रखनी है। इट इज लाइक अ कैश बुक। अच्छा, ये करता क्या है? इट शोज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो बेसिकली एक समरी है कि भाई पूरे साल के दौरान हमारी रिसिप्ट्स कहां से हुई। अब रिसिप्ट्स कैश में भी हो सकती है, रिसिप्ट्स बैंक में भी हो सकती है। सिमिलरली समरी दिखाता है कि मेरी पेमेंट्स कहां कहां हुई। अब वो कैश पेमेंट्स भी हो सकती है या बैंक के थ्रू भी पेमेंट्स हो सकती है। तो जैसे कैश बुक होता था, डबल कॉलम कैश बुक में आप कैश कॉलम बैंक कॉलम बनाते थे, उसमें कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, बैंक रिसिप्ट्स, बैंक पेमेंट्स दिखाते थे। बस इसमें वैसा नहीं करना, आपको अलग अलग कॉलम नहीं बनाने हैं, ये एक ही अकाउंट, बस इसमें थिंकिंग वही रखनी है बस आपको, ठीक है। तो इट शोज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसके अलावा इट इज प्रिपेयर्ड, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन, बड़ा बड़ा लिखना, कैश बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। हाँ, मतलब कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? अब 11th क्लास में दो तरह के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते थे, एक होता था कैश बेसिस, एक होता था एक्रूअल बेसिस। यहाँ कैश मतलब एक्चुअल कैश नहीं है। कैश बेसिस का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हो गई, जिसकी लेन देन पूरी हो गई। अब यहाँ कैश का मतलब बिल्कुल कैश में समझ लेना, इट मीन्स बैंक ऑल्सो। एक्चुअल जब लेन देन हो गई पैसों की, तब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। एक्रूअल में क्या करते हो आप? लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करते थे, वो एक्रूअल बेसिस होता था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब वो सैलरीज मैंने कैश में पे नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, वो एक्रूअल बेसिस है। लेकिन यहां हम कैश बेसिस करते हैं, वही चीजें दिखाते हैं जो एक्चुअली में कैश में जिसकी लेन देन हो गई। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। अच्छा, दूसरी बात, all types of, या all नहीं लिखना चाहिए, both लिखना चाहिए, both types of payments and receipts are shown, that is capital and revenue। मतलब सिंपल भाषा में, दैट इज, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं, इट शोज कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो आपने एक बिल्कुल फर्स्ट मॉड्यूल वाले चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट से पढ़ा था। तो यहां पे हम लोग सारी पेमेंट्स है रिसिप्ट दिखाते, चाहे वो किसी भी नेचर की हो। यहां मेरे को नेचर से मतलब नहीं कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है या क्या है। अगर कैश या बैंक के थ्रू लेन देन हुआ है तो मेरे को इसमें दिखाना है, मेरे को कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, पेमेंट ऑफ सैलरी, मैंने सैलरी पे करी, ये कौन सी पेमेंट है? कौन सी नेचर की पेमेंट है? ये रेवेन्यू है, तो ये भी आएगी आपकी रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में, क्योंकि मैंने कैश में पे करी। और मैंने बोला पेमेंट फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर,
तो वैसे ये कौन सी नेचर की पेमेंट है? कैपिटल है, कैपिटल है ना। तो यहां पे मैं कैपिटल भी, ये भी रिकॉर्ड करूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं रेवेन्यू या कैपिटल। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट मेरे से नहीं पूछेगा कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, वो सिर्फ क्या पूछेगा कि बताओ कैश या बैंक में लेन देन हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो दिखाओ, सिंपल। समझ आ गई? ये मतलब है। अच्छा, अगला पॉइंट, अब यहां ऐसे लिखना, ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स are shown whether relating to current year, whether relating to current year, previous year or future year, or future year। ठीक है, तो ये वैसे ऊपर जो मैंने कैश बेसिस वाला लिखा ना, वही बात वैसे यहां पे थोड़ी इलैबोरेट करके लिखी गई है। क्या बोलने का मतलब है, मानो मैंने आज किसी की सैलरी पे करी, लेकिन वो पिछले साल की सैलरी मैं पे कर रहा हूं, तो मैं तो आज ही दिखाऊंगा। मेरे को किससे मतलब है कि मेरी कैश में पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। कैश में लेन देन हो गई तो मुझे रिकॉर्ड करना है। अगर सैलरी पिछले साल से रिलेटेड है तो भी दिखाऊंगा, अगर सैलरी करंट ईयर की तो भी दिखाऊंगा, अगर सैलरी आगे अगले साल की है तो भी दिखाऊंगा। तो मेरे को ईयर से मतलब नहीं कि मैं जो भी रिसिप्ट जो भी मेरी पेमेंट्स हो रही है वो कौन से साल से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये वैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ही एलैबोरेशन आप कह सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए ये लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एक आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, शॉर्ट में हम आर&पी बोल देते हैं। इसका नेचर क्या होता है, तो ये लिख लो, ये एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक एसेट्स को दिखा रहा है, कैश और बैंक के बेसिकली दिखा रहा है, तो ये एक रियल अकाउंट होता है। दूसरी बात, मतलब अगली बात, इसमें जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या होता था, बताओ? नहीं, मतलब क्या किस चीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाते थे कैश बुक में? कैश और बैंक का दिखाते थे, कैश और बैंक का दिखाते थे। तो इस प्रकार से इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका? कैश एंड बैंक का, इंक्लूडिंग अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। अभी मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। तो फॉर्मेट में हम लोग टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ईडी सब लिखते हैं, उसमें हम कैश और बैंक का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है वो दिखाते हैं। अच्छा, रियल अकाउंट का आपको रूल याद है? रियल अकाउंट का रूल क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही होता था। इसी को फॉलो करते थे हम कैश बुक में। सारी रिसिप्ट्स को कौन सी साइड पे दिखाते थे कैश बुक की? डेबिट, और पेमेंट्स को क्रेडिट। तो बिल्कुल सेम फंडा यहां पे भी चलेगा। तो डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे बताओ? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की ऑल रिसिप्ट्स, चाहे वो कैश में हो चाहे बैंक में हो, बार बार बोल रहा हूं। और क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट्स। ये रूल हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बाकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की शक्ल कैसी दिखती है? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है, तो ये डेबिट साइड है,
ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहली बात, यहां पे हम लोग पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट्स। इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स का कॉलम। और यहां पे हम लोग लिखते हैं पेमेंट्स, पेमेंट्स का कॉलम। एक ये डिफरेंस होता है, आपको यहां पर्टिकुलर्स नहीं लिखना, कभी भी क्या लिखना है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। तो ये लिख लेना, ये थोड़ी सी आपको नई सी चीज लगेगी, क्योंकि बाकी सब अकाउंट में हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, लेकिन यहां में लिखना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अच्छा, सबसे पहली बात, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी। आपको कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिखना है, आपको बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस लिखना है। दोनों के ओपनिंग बैलेंस यहीं पे आएंगे और बाहर टोटल आ जाएगा। अच्छा, हाँ वही बता रहा हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो कहां आएगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पे आएगा, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम इधर लिखते हैं क्रेडिट के तरफ, तो ये यहां पे लिख देंगे। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में हम सारी रिसिप्ट्स दिखाएंगे इंडिविजुअली, ऑफ कोर्स, एक एक करके। जो भी रिसिप्ट्स हैं सारी रिसिप्ट्स आप दिखा दोगे। और क्रेडिट साइड में इसी तरह से क्या दिखाओगे, बाय जो भी पेमेंट्स हैं जिस भी चीज के लिए, ऑफ कोर्स इंडिविजुअली दिखाना। इंडिविजुअली बोले तो एक एक करके, मतलब सैलरी है तो सैलरी बाय सैलरी लिखोगे, रेंट है तो बाय रेंट लिखोगे, फर्नीचर परचेज किया तो बाय फर्नीचर लिखोगे, एंड सो ऑन। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ईडी। अगेन कैश का भी आएगा, बैंक का भी आएगा, और खुदा ना खास्ता कभी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस हो तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बस अकाउंट खत्म। तो इसमें और कैश बुक में दो चार फर्क है, ठीक है, क्योंकि ये कैश बुक नहीं है, जस्ट लाइक कैश बुक है। पहला फर्क देखो, यहां हम डेट वाइज नहीं रिकॉर्ड कर रहे। कैश बुक में हम एक एक ट्रांजैक्शन डेट डाल डाल के रिकॉर्ड करते हैं, यहां हम सिर्फ समरी दिखाएंगे। जैसे कैश बुक में अगर मैंने साल में 10 बार फर्नीचर खरीदा तो मैं उसको 10 बार दिखाऊंगा अलग अलग डेट्स पे, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी फर्नीचर की जो परचेज है वो मैं एक साथ दिखाऊंगा। समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसलिए मैंने बोला एक समरी है बस। आगे समझ, फॉर्मेट लिख दिया। तो देखो जरा, छोटा सा सवाल है, इलस्ट्रेशन 11। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बड़ा सिंपल, कैश इन हैंड ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस। फिर सब्सक्रिप्शंस, रिसिप्ट्स है, वेरी गुड। डोनेशंस रिसीव्ड, रिसिप्ट्स है, भाई जो भी रिसीव हो रहा है रिसिप्ट्स है। फर्नीचर परचेज, तो मैं क्या भेदभाव कर रहा हूं कि मेरी कौन सी पेमेंट है, रेवेन्यू की, कैपिटल, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा। पेमेंट है तो पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट है। पोस्टेज, पेमेंट है। स्टेशनरी, पेमेंट। लॉकर रेंट रिसीव्ड, रिसिप्ट्स। ऑफिस एक्सपेंसेस, पेमेंट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। सर बैंक का तो दिया नहीं, ओपनिंग बैलेंस बैंक का तो था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं दिया, कैश का दिया है। तो क्या करोगे, वेरी गुड, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा इसका वो क्या होगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, कब अगर यहां सवाल में डिप्रिसिएशन लिखा होता तो वो क्या करते, हाँ, तो डिप्रिसिएशन क्या कैश में होता है कुछ पे, डिप्रिसिएशन कैश या बैंक के थ्रू होता है क्या, ये कैश ट्रांजैक्शन है, नहीं है,
तो क्या ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। समझ आ गई? चलो, तो ऐसी रफ रफ सा फॉर्मेट बनाओ और फटाफट फटाफट कर डालो। तो यहां लिखना है रिसिप्ट्स, यहां लिखना है पेमेंट्स। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का, 2000, 6000, 8000। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखाते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले ये कर दिया, ये कर दिया। फिर सब्सक्रिप्शन 3000 का रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन 3000। ठीक है, उसके बाद डोनेशंस रिसीव्ड 2400, तो टू डोनेशन 2400। फर्नीचर परचेज किधर आएगा? पेमेंट साइड पे, तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 1600। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे, तो यह है कितना? 1000। नेक्स्ट, ये भी हो गया। पोस्टेज 400, तो बाय पोस्टेज 400, ये भी हो गया। फिर स्टेशनरी 600, स्टेशनरी 600, तो बाय स्टेशनरी 600, सिंपल, ये भी हो गया। लॉकर रेंट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड 1800, तो इधर आ गया, टू लॉकर रेंट रिसीव्ड, टू लॉकर रेंट रिसीव्ड 1800, तो ये रिसिप्ट साइड पे आ गया। और ऑफिस एक्सपेंसेस 800, ये कहां आएगा? पेमेंट साइड पे, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 800। ये हो गया। बस अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो बाय बैलेंस सीडी, कैश का, बैंक का। कैश का 7000 है, बैंक का मेरे को नहीं पता। चलो, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 11, 14, 15,200। 15,200। अच्छा, तो पहले आपने ये फिगर निकाल ली होगी कि यहां कितना बचा। तो यहां कितना बच रहा है टोटल? कितना बच रहा है? 10,800। ये 10,800 बच रहा है। इसका मतलब ये कितना बच रहा होगा? 3,800। तो ये सब बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया। चलूं मैं आगे फिर। अगला अकाउंट का क्या नाम था? दूसरे अकाउंट का? हाँ हाँ,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या होता है? इट इज लाइक, ध्यान रखना लाइक का मतलब क्या होता है, उसके जैसा है, वो नहीं है, उसके जैसा है। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नहीं बनेगा एनपीओ के केस में, बताओ क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? तो उसकी जगह क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब बनाने का जो तरीका है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बोले तो हाँ, करेंट ईयर से रिलेटेड, दैट इज ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू करेंट ईयर इज शोन। जैसे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में मैंने क्या लिखा था, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करेंट ईयर से हो, चाहे फ्यूचर ईयर से हो, मैं सारी दिखाऊंगा। लेकिन यहां एक्रूअल बेसिस है, यहां मेरे को सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखानी है। ठीक है, और ये वैसा फाइनल अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में भी करते थे, हालांकि वहां बोलते नहीं थे मुंह से कि एक्रूअल बेसिस है, ये है, वो है, करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन जो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करते थे, प्रीपेड एक्सपेंस की करते थे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की करते थे, एक्रूड इनकम की करते थे, वो सब क्यों करते थे? एक्रूअल बेसिस की वजह से। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी वही सब काम करना है। अगर यहां पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आपको ऐड करना है, प्रीपेड एक्सपेंस है तो माइनस करना है, वही सेम काम यहां पे भी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, हमने रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में, चलो एक काम करते हैं, पहले ये दिखाते हैं कि मेन इसमें दिखाते क्या है। इट शोज इनकम अर्न्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो वैसे तो नाम से पता लग रहा है इसके, बट फिर भी लिख लेते हैं भाई, इसमें हम दिखाते क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाते कि भाई मेरी इनकम कहां कहां से हुई, क्या क्या हुई, और एक्सपेंडिचर क्या क्या हुए, वो भी रिलेटिंग टू सिर्फ करंट ईयर ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्रूअल बेसिस है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में मैंने बोला था कि उसमें रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस भी आती है, कैपिटल भी आती है। यहां कौन सी आती होगी? क्या मशीनरी परचेज करी कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे? नहीं दिखाते थे। इसका मतलब खाली कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? रेवेन्यू। तो इट शोज ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, है ना। तो जैसे वही एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर सैलरी इनकर हुई कोई तो वो तो आएगी, लेकिन अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो वो नहीं आएगा। और डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये मैं अलग पॉइंट पे लिखवा देता हूं, नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन is also shown। ठीक है, और क्या बोला था हमने रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में, उसका नेचर क्या बोला था हमने? रियल। इसका क्या होगा? नॉमिनल। वेरी गुड। नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शॉर्ट में IND बोल देते हैं, ये है नॉमिनल। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये नॉमिनल नेचर का है। तो बेसिकली अगर आपको रियलाइज हो रहा हो तो हम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक तरह से डिफरेंसेस लिख रहे हैं। वहां हमने बोला रियल, यहां हमने बोला नॉमिनल। वहां हमने बोला प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, यहां हमने बोला नॉमिनल अकाउंट। वहां हमने बोला कि रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस दोनों आती है, यहां हमने बोला ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस आती है। तो एक प्रकार से डिफरेंस भी बन रहा है, और आपकी किताब में भी दिखाऊंगा, उन्होंने टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया होगा, इसी तरह के सारे पॉइंट्स गिवन होंगे।
अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया हो? हाँ मुझे बताओ, चलो वो भी हाँ बात कर लेंगे। डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के? वेरी गुड, बस काम खत्म। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पीएनएल अकाउंट में भी हम एक्सपेंसेस ही दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो यहां हम लोग एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स दिखाएंगे, सिंपल। अच्छा, क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा? जैसे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का आप कह रहे थे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश बैंक का, क्या इसका होगा? नहीं होता। पीएनएल अकाउंट का कभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है? नहीं होता। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस बचता था उस पर आप कभी बैलेंस सीडी लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे। तो उसको क्या बोलते थे? पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस बचता था उसको क्या बोलते थे? हाँ, क्या, लेकिन बोलते क्या थे उसको? हाँ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो वहां कभी बैलेंस सीडी नहीं लिखा पीएनएल अकाउंट में? कभी बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखा कभी आपने आज तक? नहीं। तो ये भी वही है, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो सर बैलेंस जो बचा उसका क्या होगा? जैसे पीएनएल अकाउंट में बैलेंस बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। तो जो बैलेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसका क्या होगा? तो ये लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टोटल ऑफ इनकम, इनकम साइड का जो टोटल है वो टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के साइड से ज्यादा है, मतलब मेरी टोटल इनकम खर्चों से ज्यादा है, इनकम खर्चों से ज्यादा है, तो पीएनएल अकाउंट में अगर इनकम खर्चों से ज्यादा होती थी तो क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। तो वो नेट में प्रॉफिट हुआ है। बट यहां क्या हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे? क्या हम यहां नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं? ध्यान से सुनो, तो लिख के काटना है इसको कि भाई यहां हम नेट प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते इसको, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सरप्लस। क्या नाम दे दिया हमने? सरप्लस। इसी तरह से उल्टा इसका, अगर टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर टोटल ऑफ इनकम से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर पीएनएल अकाउंट में तो नेट लॉस बोलते थे अगर याद है तो, बट जब प्रॉफिट नहीं बोल रहे तो लॉस भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? यहां बोलते हैं डेफिसिट। तो ये बस याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर के टोटल से ज्यादा है तो हम बोलते हैं सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम के टोटल से ज्यादा है तो हम बोलते हैं डेफिसिट। तो अभी बस लिख लो इसका क्या होता है, दोनों भी क्या होता है अभी लिख लो, अभी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या लिख रहा हूं, बस लिख देता हूं। सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इस ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहां उसी को हम कैपिटल बोलने की जगह बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। तो ये बस लिख रहा हूं कि हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल फंड में। ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की शक्ल कैसी दिखती है? तो यहां पे भी ध्यान रखना, हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड पे तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेबिट साइड में हम सारी एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, इनकम। तो इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड ऐसे बोलते हैं हम। तो यहां हम लोग दिखा देंगे टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल, सारी, सिर्फ लेकिन कौन सी, रिलेटिंग टू करेंट ईयर। डेबिट साइड में दिखा देंगे ऑफ कोर्स इंडिविजुअली। तो पीएनएल अकाउंट में भी सब कुछ इंडिविजुअली दिखाते हैं, सैलरी अलग दिखाएंगे, रेंट अलग दिखाएंगे, और स्टेशनरी है वो अलग दिखाएंगे, जो भी डेप्रिसिएशन है अलग दिखाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, याद रखना इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। लॉस ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल है, ये सारी चीजें यहां पे दिखाएंगे। इसी प्रकार से बाय रेवेन्यू, इनकम या रिसिप्ट, जो भी बोलना चाहो, रिसिप्ट बोलते हैं वैसे, ऑल, सारी ऑफ कोर्स, लेकिन कौन सी, जो रिलेट करती हैं टू करेंट ईयर, ये क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ये भी इंडिविजुअली। ठीक है जी। उसके बाद अगर बैलेंस यहां बचा इधर, तो पीएनएल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, इसकी जगह यहां क्या बोलते हैं, सरप्लस। और इसका क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है टू कैपिटल फंड। इसी प्रकार से अगर बैलेंस यहां बचा तो क्या बोलते हैं, डेफिसिट। और इस डेफिसिट का क्या होता है, ये भी ट्रांसफर हो जाता है टू कैपिटल फंड। एक नोट डाल के बात लिखो, कोई नई बात तो नहीं लिखवाने वाला, बट फिर भी नोट डाल के लिख लो इसको। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी डेबिटेड ऑब्लिक इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इनकम या एक्सपेंडिचर सिर्फ रिलेटिंग टू करेंट ईयर लेनी है। तो ये अमाउंट निकलती कैसे है, कभी कभी आपको मेहनत करके देखना पड़ता है कि ये कैसे निकलता है। मतलब बेसिकली मैं दिखा रहा हूं कि अगर मुझे कोई खर्चा यहां लिखना है जो करेंट ईयर से रिलेट करता है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई इनकम वगैरह यहां लिखनी है जो रिलेट करती है टू करेंट ईयर, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसको मैं बस एक फॉर्मूला फॉर्म पे लिख रहा हूं, तो लिख लो आप, एक्सपेंडिचर पेड ऑब्लिक इनकम रिसीव्ड। ये मेरा स्टार्टिंग अगर पॉइंट है, मानो मेरे को बता दिया कि मैंने एक्चुअली में एक्सपेंडिचर इतना पे करा कोई, या फिर मेरे को एक्चुअली में इनकम इतनी रिसीव हुई। और ये पता है वैसे पता कहां से लगता है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पता लगता है। तो मानो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी दिख रही है आपको पेमेंट साइड में, तो मतलब मैंने सैलरी इतनी पे करी, लेकिन अब उस सैलरी जो मैंने पे करी उसमें हो सकता है कुछ सैलरी करेंट ईयर की हो, कुछ पिछले साल की हो, कुछ फ्यूचर ईयर की हो, यही हमने बोला था। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो मुझे सिर्फ करेंट ईयर वाला पोर्शन चाहिए कि करेंट ईयर का खर्चा कितना, और वो जरूरी नहीं कि मैंने वो पे करा, हो सकता है वो आउटस्टैंडिंग भी हो। तो इसलिए मेरे को इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस करनी पड़ती है। तो बस ये लिख लो क्या चीजें प्लस माइनस करते हैं। दो चीजें इसमें ऐड करना है, दो चीजें इसमें लेस करना है, बस
दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें लेस करनी है, माइनस करनी है, तो आपका आ जाएगा कि कितना सैलरी या कितना खर्चा या कितनी इनकम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग एट एंड, यानी आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस वो ऐड करना है, और इसका उल्टा अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो माइनस करना है। और प्रीपेड या फिर एडवांस, इसका ओपनिंग बैलेंस यानी एट बिगिनिंग अगर है वो प्लस करना है, और इसका उल्टा अगर कोई प्रीपेड है या कोई एडवांस है एट एंड, वो मेरे को माइनस करना है। बस ये दो चीजें प्लस माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आप निकालना चाहते हो, एक्सपेंडिचर या इनकम टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आ गया? एक एग्जाम्पल लिखना, एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल, calculate the salary to be debited in income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। 31st March 2021। क्या क्या चीजें दे रखी है? सैलरी पेड, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी सैलरी की पेमेंट आ रही है? 2,04,000। प्रीपेड salaries on 31st March 2020, ये आ रही है 24,000। फिर प्रीपेड salaries on 1st April 2019, सॉरी 2021, ये आ रही है 12,000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2020, ये है 18,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन ये 1st April मत लिखना, है 31st March लिखना, 2021। हाँ, ये 31st March 2021 होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2021, ये होगा 15,000। बस तो बस आपको क्या निकालना है? कितनी सैलरी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, ईयर एंडेड 31st March 2021।
तो बस ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स आइडेंटिफाई कर लो आप पहले, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स आइडेंटिफाई कर लो। तो अगर मैंने बोला प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2020 और ईयर कब एंड हो रहा है 2021, यानी 2021 को क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। और अगर प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2021 है तो ये क्या होगा, ये क्लोजिंग। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2020 ये क्या होगा, ओपनिंग होगा, और ये क्या होगा, क्लोजिंग। समझ गए? और ये तो है एक्चुअल कितनी सैलरी मैंने पे करी। तो निकालोगे, ट्राई करो, मुझे आंसर बताना क्या आता है। गुड मॉर्निंग गौरव। तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले जो भी बैठे हैं, इसका आंसर निकाल के मेरे को बताना, थोड़ी देर में मैं देखूंगा। तो अमन और गौरव आपको भी आंसर निकाल के बताना है। दो लाख 13 आंसर आया प्रिंस का। तो 1 मिनट और रुक जाते हैं ऑनलाइन वालों के लिए। गौरव का आया 2,19,000। अच्छा, अब आया 2,13,000। चलो, तो 2,13,000 सही जवाब है वैसे। तो कैसे कैसे किया, पहले आपने सैलरीज पेड ली, पहले आपने सैलरीज पेड ली 2,04,000। इसमें क्या प्लस करना है अपने मुंह से बोलो फटाफट, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करना है, और प्रीपेड एट बिगिनिंग प्लस करना है। ये दो चीजें प्लस करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है 15, और प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना है 24। ये प्लस हो गई दो चीजें। इसी प्रकार से माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और प्रीपेड एट एंड। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 18,000 और प्रीपेड एट एंड कितना है 12,000। ये दो चीजें माइनस, तो ये कितना आ गया 2,13,000। तो सैलरी आप कितनी डेबिट करोगे, सैलरी टू बी डेबिटेड टू बताओ कहां, टू बी डेबिटेड टू, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पता होना चाहिए क्या निकाल रहे हो। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12,
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कह रहे फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 3000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, ये क्या होगा, माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो इसको मैं एक प्रकार से क्या बोल सकता हूं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। भाई प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी मुझे इस साल मिल रहा है। फिर मीटिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस खर्चा, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, कोई फीस आउटस्टैंडिंग है ये वाली, सैलरी पेड, अच्छा इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 300 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, हाँ ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये एक प्रकार से क्या है, आउटस्टैंडिंग एट एंड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस खर्चा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल इंक्लूडिंग 2000 ऑन परचेज ऑफ बुक्स, ये अच्छा पॉइंट है। बुक्स को पता है हम क्या मानते हैं, आपको पता है बुक्स को क्या मानते हैं? बुक्स को हम हमेशा याद रखना, सिर्फ एनपीओ में नहीं, हमेशा बुक्स को हम मानते हैं एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट। बुक्स से हम मानते कि किताब जो होती है वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, हाँ। जबकि न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स ये एसेट नहीं, ये बेकार की चीजें हैं, ये टाइम पास चीजें हैं। जर्नल्स, पीरियोडिकल्स वगैरह वगैरह ये सब क्या है, ये खर्चा होता है, ठीक है। किताबें हम बोलते हैं कि भाई अगर आज आपके पास कोई किताब है, देखो मेरे पास ये मैंने आपको जो सवाल दिया था अभी, जो ये मैंने 2021 की किताब से दिया था, 12th की पुरानी किताब से, ये मुझे अभी तक बेनिफिट दे रही है। तो किताबें हम हमेशा मानते हैं कि क्या देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, राइट। इसलिए किताबों को हम एक लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि न्यूज़पेपर, अब 2 साल पुराना न्यूज़पेपर क्या यूज करूंगा, वो तब तक कबाड़ में जा चुका होगा, तो वो क्या होता है, वो खर्चा होता है। फिर सिमिलरली 2 साल पुरानी मैगजीन का मैं कुछ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे मैंने 3000 की किताबें और जर्नल्स या पीरियोडिकल्स खरीदे, उसमें से 2000 रुपए क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। तो सिर्फ कितना अमाउंट आएगा इसमें से, 1000, समझ आ रहा है। एनीवे, रेंट है, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम चार्जेस ये खर्चा है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, डोनेशन रिसीव्ड इनकम है। तो बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलो साथ ही बनाते हैं। चलो जी, तो यहां क्या लिखते हैं बताओ, डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे इनकम। चलो एक एक करके पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले था फीस। फीस से रिलेटेड 2 चीजें थी, ये भी था, ये भी था। तो फीस किधर आएगा, इनकम में आएगा। चलो मैं ऐसे यहीं पे प्लस माइनस करके दिखा देता हूं। तो फीस मेरे को मिली कितनी वैसे, 28,000 की। इसमें से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो था वो माइनस करते हैं, वो कितना था, 3,000। और आउटस्टैंडिंग एट एंड या फॉर द ईयर जो भी है वो क्या करते हैं,
प्लस करते तो वो कितना था 5000, तो ये कितनी आ गई 30,000, तो ये डन हो गया। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस मीटिंग एक्सपेंस, ये तो नॉर्मल खर्चे हैं, डाल दो एज इट इज, टू मीटिंग एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये कितना है 2000 और 800, 2000 और 800। उसके बाद और क्या है, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, ये डाल दिया। सैलरी, सैलरी खर्चा है टू सैलरी। चलो मुझे बताओ क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे। तो सैलरी मैंने कितनी पे करी 2400 की, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था 300 था, और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना था 400। चलो ये कितना आ जाएगा 24,100। और क्या दे रखा है ये 24,000 था कि 2400 था, 2400 था, मैंने शायद एक जीरो ज्यादा लगा दिया, ये 2400 था, तो ये कितना आ गया 2500 आ गया। चलो हो गया, सैलरी भी हो गया, बाकी तो अब नॉर्मल है मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, इसमें तो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये एज इट इज डाल देंगे। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 1000 है, ये एज इट इज डाल दिया। और फिर क्या था, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स था, लेकिन हमें क्या लिखना है, सिर्फ हमें खाली पीरियोडिकल्स लिखनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं पीरियोडिकल्स। तो टोटल है 3000, जिसमें से 2000 की किताब है, तो टोटल खर्चा 3000 है, लेकिन इसमें से 2000 की तो किताब है, तो इसका मतलब जो बच गया 1000, ये क्या है पीरियोडिकल्स। फिर रेंट है 1200, ये तो एक्सपेंस है, टू रेंट 1200। उसके बाद पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, तो पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम एटसेट्रा, मतलब जो भी है, ये कितना है 1700, ये 1700 है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, ये 500 आ गया। और डोनेशन रिसीव, इनकम साइड पे बाय डोनेशन रिसीव, तो ये हो गया 800। ठीक है जी, तो टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है, ऐसे क्रेडिट का ही ज्यादा आएगा, तो क्या बच रहा है $19,600, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, इधर बच रहा है 19,600 सरप्लस। समझ आ गया। तो रिसेप्शन, पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है,
तो एक बार मैं आपको डिफरेंसेस दिखाता हूँ, आपकी किताब में डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो देखो क्या क्या है डिफरेंसेस। पहला मैंने आपको बोला था जस्ट लाइक कैश बुक, और इसमें बोला था जस्ट लाइक P&L, तो वही लिखा हुआ है। और रिसिप्ट्स डेबिट होती हैं, पेमेंट क्रेडिट होती है, यहाँ इनकम्स क्रेडिट होती है, एक्सपेंडिचर डेबिट होती है। ओके, यहाँ कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, यहाँ एक्रूअल बेसिस पे होती है। ओके, यहाँ पे सारे पीरियड से रिलेटेड हम दिखाते हैं, चाहे प्रीवियस पीरियड हो, चाहे फ्यूचर पीरियड हो, चाहे करंट ईयर हो, कुछ भी हो, सब कुछ दिखाते हैं। जबकि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, तो ओनली रिलेटिंग टू करेंट ईयर, राइट। उसके बाद यहाँ कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स दोनों आती हैं, यहाँ पे खाली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आती है। कोई पॉइंट में दिक्कत? सब कवर हो गया। ये रियल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, जबकि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं होता, बस क्या निकलता है, सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। इसके बाद यहाँ पे नोशनल लॉस या फिर मेजरली नॉन कैश एक्सपेंस जैसे बैड डेट्स वगैरह, डिप्रिसिएशन, मतलब वो खर्चे जो कैश में नहीं हो रहे, सिंपल भाषा में वो नहीं रिकॉर्ड होते, जबकि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू द सेम अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बच जाता है। जबकि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल फंड में, तो वो करेंट ईयर में कैपिटल फंड में जाके खत्म हो जाता है। और ये तो चलो एक पॉइंट है कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वैसे पता है मैंने ये भी बात आपको दिखाई, मैंने बोला सैलरी पे, जो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था ये, इसमें मैंने क्या बोला था, ये कहाँ मिलता है आपको, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में। तो अगर आपको खर्चा निकालना है कि कितना मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालूंगा, तो आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से। तो बस वही बात यहाँ पे उसने बोल दी डिफरेंस में, वही सा डिफरेंस है कि ये हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जबकि ये हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जैसे P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है, इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो ये तो चलो लास्ट पॉइंट इतना अनइम्पॉर्टेंट सा था, ज्यादा नहीं था। बाकी सारे पॉइंट बताओ, बाकी सब ओके है? ठीक है, बाकी एक आपको एविडेंट डिफरेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिस के ऊपर, तो देख लेते हैं। वैसे तो आप डिफरेंस खुद भी बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है, प्रॉफिट वाले बिजनेसेस बनाते हैं, जबकि ये NPO बनाता है। और बताओ, डेबिट बैलेंस फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट लॉस एंड डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल। वही मतलब वहां नेट लॉस होता है और यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस डेफिसिट होता है। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सरप्लस डेफिसिट। फिर टू चेक करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर, ये तो बेकार पॉइंट है। डेबिट बैलेंस ऑफ दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नोन एज, ये काट दो, समझ आ गया? तो मतलब ऐसे ही सा डिफरेंस, मतलब इग्नोर कर लो इसको, बेकार से बना रखे। इससे अच्छा डिफरेंस तो आप खुद ही बना लोगे, है ना? ठीक है, तो अभी तक रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी दिक्कत, सब कुछ कर लोगे? चलो थर्ड आओ। थर्ड कौन सी बनती है, क्या बनता है इसमें, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट बनाने की या बताने की आपको कोई जरूरत है? वो तो अब आपके खून में दौड़ रही है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो खून में दौड़ता है। तो बैलेंस शीट is prepared normally as in case of, वही आ रहा हूं इस पे भी, as in case of profit organizations, है ना? एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, सब कुछ आपको पता है। तो यहां मतलब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक जो पॉइंट यहां पे फॉलो होता है वो क्या होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज फॉलोड। बस अगर आपको यहां बैलेंस शीट के लिए कुछ सीखना है तो ये सीखना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, NPO में कोई टेक्निकली कैपिटल नहीं होता, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं है तो वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, कोई भी जैसे स्कूल है, स्कूल चलना है, तो स्कूल चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, चाहे मैं NPO ही क्यों ना हो, मेरा कोई भी NPO क्यों ना हो,
मैं कोई भी काम पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहा हूं, मैं बोलता हूं यार मेरे को सड़क पे सब भूखे बच्चों में खाना बांटना है, तो खाना बांटने के लिए पहले मुझे खाना खरीदना पड़ेगा कहीं से या खाना बनवाना पड़ेगा कहीं से, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए, अपना काम करने के लिए किसकी जरूरत है, फंड की, पैसों की जरूरत है ना। इसलिए हम लोग एनपीओ में जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंड। और उस फंड के बेसिस पे जो आपको अकाउंटिंग करनी होती है वो आप यहां पे सीखोगे, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहां पे पहली बात आप जो कह रहे थे कैपिटल फंड, तो पहली बात इसमें लिखो कैपिटल फंड। तो जैसे नॉर्मल बिजनेसेस में हम लोग कैपिटल बोलते हैं, यहां पे कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड बोलेंगे। यहां किसी की ओनरशिप नहीं है, एनपीओ में कोई ओनर नहीं है कि मैं बोलूं ये ओनर है, ये उसका कैपिटल है। एनपीओ में क्या है, एनपीओ वैसे पता है कौन चलाते हैं, ट्रस्टीज चलाते हैं। आपने सुना होगा, आपके स्कूल में ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज ऑफ द स्कूल, वो चलाते हैं। लेकिन स्कूल का, किसी भी एनपीओ का कोई ओनर नहीं होता। तो यहां पे कैपिटल वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि कोई ओनर नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के और भी नाम होते हैं, जैसे आपके घर में कुछ आपका और नाम है, आपके दोस्त कोई और नाम से बुलाते हैं, आपके भाई बहन कोई और नाम से बुलाते हैं, तो वैसे कैपिटल फंड के भी कई नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला आपने, तो ये कहां से पता लगा आपको, अच्छा जनरल फंड, तो एक और नाम भी लिखा था वहां पे, एक्यूमुलेटेड फंड। तो क्या बात है, बड़ी तेज नजर है आपकी। तो ये नाम है, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो फंड मेंटेन होता है वो कैपिटल फंड में मेंटेन होता है, ठीक है। तो ऑल जनरल डोनेशंस, जो भी जनरल नेचर की मेरे पास डोनेशंस आती हैं, मेरे पास से मतलब एनपीओ के पास, आर ट्रांसफर्ड अल्टीमेटली टू कैपिटल फंड ओनली। मतलब डायरेक्टली नहीं जाएगी, जरूरी नहीं हमेशा डायरेक्टली जाएगी, ये डायरेक्टली भी जा सकती है, इनडायरेक्टली भी जा सकती है। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया, देखो यह डोनेशन रिसीव हुई थी, ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई, और इसकी वजह से जो मेरा अल्टीमेटली सरप्लस आया, ये कहां जाएगा, ये कैपिटल फंड में जाएगा। तो ये 800 रुपए की डोनेशन अगर आप फील करो, इनडायरेक्टली गई, लेकिन कहां गई, अल्टीमेटली कैपिटल फंड में गई। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ अमाउंट जो होते हैं, कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली भी चली जाती है, वो कोई नहीं, वो मतलब रूल्स के हिसाब से, वो एनपीओ के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। कभी कभी जनरल कैपिटल फंड में चीजें डायरेक्टली भी जा सकती है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि सरप्लस इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो ये तो एक नॉर्मल फंड है, एक नॉर्मल फंड है, हर एनपीओ का अपना एक कैपिटल फंड होगा ही होगा। असली जो चीज आपको सीखने, जो आपको, मेरे को ऐसा लगता है सीखने में थोड़ा मजा आएगा, मुझे तो आता है मजा, मैंने जब पहली बार पढ़ा था, ये कुछ नया सीखोगे, वो है स्पेशल फंड के बारे में। ये एक नई चीज है। कैपिटल फंड तो देखो जैसे बिजनेसेस में कैपिटल होता है वही है, सेम काम है, लेकिन असली चीज क्या नहीं आपको सीखनी है, स्पेशल फंड। अब स्पेशल फंड क्या होता है पहले लिखो, और यहीं आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू होगा। ये होता है ऑल डोनेशंस रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस is transferred to special fund directly, that is not to income and expenditure account. अगर मुझे कोई डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, उस डोनेशन को मैं इनकम नहीं बोलूंगा, उसको मैं एक अलग स्पेशल फंड में डालूंगा, अलग स्पेशल फंड में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे डोनेशन डाली थी, यहाँ पे डोनेशन रिसीव 800 डाली थी, तो ये कौन सी डोनेशन थी, ये जनरल डोनेशन थी कि स्पेशल डोनेशन थी, ये जनरल थी, क्योंकि ये मैंने
कहां डाली? ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाली। बट अगर ये डोनेशन क्वेश्चन बोल देता कि ये स्पेशल डोनेशन है, इस पर्पस के लिए दी गई है, तो फिर आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालते। और इसके एग्जाम्पल्स बताता हूं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चंस पे बनते हैं, मैच फंड, वो भी सही दिशा में सोच रहा हूं, लेकिन मैं अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल बनाऊंगा, फालतू में इधर उधर के नहीं बनाऊंगा। मैच फंड, हमारे स्कूल में एक मैच ऑर्गेनाइज होने वाला है, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। अब टूर्नामेंट करना है, कोई मैच करना है, अच्छा टूर्नामेंट मैंने बोल दिया तो वो भी लिख ही देता हूं, टूर्नामेंट फंड। कोई और कंपटीशन होने वाला है, आपके स्कूल में एनुअल डे होता था, स्पोर्ट्स डे होता था। अब स्पोर्ट्स डे कहां होता था? कभी कभी तो चलो स्कूल के ग्राउंड में होता था, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े स्टेडियम में भी होता था। हमारा जैसे स्कूल का जो स्पोर्ट्स डे होता था वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी होता था। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े स्टेडियम में अगर मुझे इतना बड़ा इवेंट करना है, तो क्या उसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए? क्या वो फ्री में हो जाएगा? नहीं। तो अगर कोई डोनेशन मिलती है मेरे को कि भाई ये पर्टिकुलर डोनेशन मैच के लिए है, या किसी टूर्नामेंट के लिए, या किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, तो वो क्या है? वो अब एक स्पेशल डोनेशन हो गई। अब उसको मैं कहीं और नहीं लगा सकता। अगर मेरे को मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई डोनेशन मिली, तो अब उसको मैं किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं सेग्रीगेट करके रखूंगा, ताकि मुझे दिखे कि हाँ इस पर्पस के लिए मेरे पास ये जो टूर्नामेंट फंड है, ये सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही हो सकता है और किसी पर्पस के लिए नहीं हो सकता। इससे मैं टीचरों की सैलरी नहीं दे सकता, इससे मैं कोई और रिपेयर वगैरह के खर्चे नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा रहा। समझ आ रहा है? फील हो रहा है अंदर से? तो मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, और होता है प्राइज फंड होता है। अच्छा, बिल्डिंग फंड, मैंने बोला भाई हमारी स्कूल में एक नई बिल्डिंग बननी है, उसके लिए डोनेशन लाओ, तो मेरे पास डोनेशन आई बिल्डिंग के लिए, तो अब वो क्या है? अब वो स्पेशल पर्पस हो गया कि वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर सकता हूं और कहीं यूज नहीं कर सकता। तो ये सब क्या हो गई? ये स्पेशल फंड हो गई। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं, या एक बात लिख लेता हूं, ये मैं नीचे पॉइंट्स लिख लेता हूं ऐसे, फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलिवेंट, फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलिवेंट। any expense incurred out of special fund is deducted directly from special fund only. फॉर एग्जाम्पल, मैच एक्सपेंसेस अगर है, मैच कंडक्ट करा मैंने, एक्सपेंसेस करे, उसके लिए मेरे पास मैच फंड पड़ा हुआ था, तो अब वो मैच एक्सपेंसेस को क्या मैं खर्चे की तरह दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नहीं, इसको मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, विल बी डायरेक्टली डिडक्टेड। अभी एग्जाम्पल्स से दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। फ्रॉम मैच फंड, directly deducted from match fund. Similarly, any receipts relating to match will be directly added to match fund only. E.g. example, sale of tickets. ठीक है, तो मानो मैंने मैच किया, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा, और वो उस क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं लोगों से टिकट ले रहा हूं कि अगर आपको देखना है तो आप टिकट खरीदो। जैसे आप वर्ल्ड कप में मैच देखने जाते हो स्टेडियम में, तो आप क्या करोगे? आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो वो रिसिप्ट्स अगर है, तो अब वो मैं डायरेक्टली मैच फंड में ऐड करूंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास मैच फंड पड़ा हुआ है।
कोई भी मैच करने के लिए खर्चे हो रहे हैं वो मैं मैच फंड में से ही माइनस करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कभी कोई रोल आएगा ही नहीं। बस समझ में आ रही है? तो ये अब अलग टाइप की अकाउंटिंग हो रही है, बाकी अभी एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी बात, समटाइम्स स्पेशल फंड is invested somewhere in such a case separate special fund investment is shown in balance sheet. For example, building fund investment will be shown separately on asset side of balance sheet. Further, any income from such investments will be added to the special fund directly. मैं बहुत सारे अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, इस सब पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है? अभी बस ऐसे ही थोड़ा ओरली कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, फिर एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाऊंगा। मानो मेरे पास बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशंस मिली, अब मैंने बोला यार मेरे को बिल्डिंग बनाने में भी टाइम है, ऐसा नहीं कि मैं कल के कल ही बिल्डिंग बनाना शुरू करूंगा, मैं अगले साल शुरू करूंगा। अब मेरे पास बिल्डिंग फंड में पैसा आइडल पड़ा हुआ है फालतू में, तो कभी कभी मैं क्या करता हूं, यार पैसा आइडल पड़े रहने से अच्छा मैं इसको कहीं अलग इन्वेस्ट करके छोड़ दूं, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम ही आ जाएगी। तो अगर मैं किसी भी ऐसे स्पेशल फंड को अलग से इन्वेस्ट कर देता हूं तो उसको हम लोग फिर अलग से दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम नॉर्मली एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल फंड की इन्वेस्टमेंट है तो उसको मैं अलग इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाऊंगा, स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। जैसे मैंने बोला अगर बिल्डिंग फंड मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा अब बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड तो आ ही रहा होगा और साथ साथ एक बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी आ रहा होगा, वो सेपरेटली मुझे दिखेगा। अब उस इन्वेस्टमेंट में मैंने कोई इनकम कमाई, मानो इनकम भी तो कमा सकता हूं, मैंने कहीं एफडी में लगा दिए, मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए, तो मानो उसमें मैंने इंटरेस्ट कमाया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को वैसे आप क्या करते हो, वैसे तो आप उसको नॉर्मल इनकम मानते हो, तो वैसे तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे, लेकिन क्योंकि ये इनकम स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट से आ रही है तो उस इनकम को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं स्पेशल फंड के अंदर डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया? तो बाकी एग्जांपल्स अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई पैसा पड़ा है मेरे पास, 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग फंड है, मैंने बोला 1 साल में 1 करोड़ के बदले 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो 10 लाख से मेरा फंड ही बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा, स्पेशल फंड कम पड़ेगा तो क्या होगा, समझ आ गया? अच्छा, तीसरा पॉइंट, तो चलो आपने छेड़ दी बात तो वही लिख देते हैं। इफ देर इज एनी शॉर्टफॉल इन फंड देन सच शॉर्टफॉल is treated as expense in
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। मतलब आपने बोला फॉर एग्जाम्पल सर मैच फंड तो मेरे पास पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए का, लेकिन मैच कंडक्ट करने के जो एक्सपेंसेस हो गए वो 12 लाख के हो गए। तो अब 12 लाख में से 10 लाख रुपए तो मैं फंड में से यूज कर सकता हूं, लेकिन अब जो शॉर्टफॉल हो गया 2 लाख रुपए का, उसका क्या होगा? यही पूछ रहे थे क्या? यही सोच रहे थे ना? हाँ, तो अब इस शॉर्टफॉल का क्या होगा? अब हम पता है क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे यार ये 2 लाख रुपए मैच फंड में से तो नहीं निकल पाए, मैच फंड से 10 लाख रुपए ही निकले, तो ये 2 लाख रुपए अब मैं अपने जनरल फंड में से निकालूंगा, और जनरल फंड में से जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाता हूं। यानी इन सिंपल वर्ड्स इसको अब मैं नॉर्मल खर्चे की तरह दिखाऊंगा, नॉर्मल एक्सपेंस की तरह। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो मेरे फंड में से कम हो गए, फंड मेरी जीरो हो गई। बैलेंस जो 2 लाख रुपए जो बच गए वो कहां से दिखाऊंगा? अब वो मैं नॉर्मली अपने खर्चे में मैच एक्सपेंसेस दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाऊं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस डाला था 1000 रुपए का, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे ही दिखा दूंगा बचे हुए 2 लाख रुपए को। तो ये पॉइंट भी हो गया। अभी चिंता मत करना, अभी एग्जांपल्स कराऊंगा ना तो आपको आसान भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, कॉन्सेप्ट लॉजिकली अच्छा लगेगा। फोर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट फंड, एसेट फंड लाइक बिल्डिंग फंड, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट फंड या बिल्डिंग फंड। तो एनी एक्सपेंडिचर incurred out of asset fund, any expenditure incurred out of asset fund is transferred from asset fund to general fund, and a corresponding asset is shown in balance sheet, बस लिखना, ज्यादा सोचना मत। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अगर मैं जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में लिखूं, जर्नल एंट्री जब मैं खर्चा करूंगा, सपोज मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, तो बिल्डिंग एक एसेट आ गया मेरे पास, लेकिन अभी वो पूरा बना नहीं, भाई एक बार में नहीं बन जाती, बिल्डिंग बनने में बहुत टाइम लगता है। तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू, सपोज मैंने बैंक से पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट, लेकिन मेरे पास फंड पड़ा हुआ था बिल्डिंग फंड, अब मैं उस बिल्डिंग फंड को उठा के कहां ट्रांसफर कर दूंगा? जनरल फंड में। बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड या जनरल फंड, जो भी बोलना चाहो, कैपिटल फंड या जनरल फंड। ठीक है, चलो लिख ले यहां तक। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल 1 लिख देता हूं। तो एग्जाम्पल 1 लिखो, मानो आपके पास टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है, टूर्नामेंट फंड है 50,000 रुपीज का, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए
टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए 15,000 के, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ, आधा घंटा और क्या, अच्छा भी 15-20 मिनट नहीं वेट कर सकते क्या? 15-20 मिनट वेट जल्दी कर लेता हूँ। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट, क्या लिख रहा था मैं, टिकट्स, ये है 20,000। शो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एंड जर्नल एंट्रीज। अच्छा, ये जो मैं फंड बार बार बोल रहा हूं, तो फंड क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, पता है आपको ये बात? जैसे कैपिटल फंड लाइबिलिटी होती है, स्पेशल फंड भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। तो हाँ, जनरल फंड भी लाइबिलिटी है, जैसे कैपिटल फंड, जनरल फंड सब लाइबिलिटी है। तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी। क्वेश्चन पहले देख लिया। मेरे पास टूर्नामेंट फंड कितने रुपए का है? 50,000 का। उससे मैंने खर्चे कितने करे? 15,000। और टूर्नामेंट सेल, मतलब टूर्नामेंट के टिकट्स बेचने से कितनी रिसिप्ट हुई? 20,000। अब इस बात को मैं अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा? तो टूर्नामेंट फंड बताओ कौन से साइड पे आ रहा होगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड था कितने का? 50,000 का। अब हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? अगर टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट हुई, कोई भी मैंने इनकम कमाई, तो वो इनकम को डायरेक्टली क्या करते हैं? सीधा फंड में ऐड कर देते हैं। मान लेते कि हमारा फंड बढ़ गया, तो सेल ऑफ टिकट जो मैंने करी उससे मेरी क्या हो गई? फंड बढ़ गया मेरा। तो सेल मैंने करी 20,000 की। सिमिलरली टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर मैंने कोई एक्सपेंस करा, तो इसका मैं क्या करूंगा? इसको मैं इसी फंड से डायरेक्टली माइनस करूंगा। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो कितने का एक्सपेंस करा? 15,000। तो अब मैं बोलूंगा मेरे फंड में कितना पैसा बच गया? 55,000 का। ठीक है। अगर मेरे पास टूर्नामेंट फंड मानो नहीं होता, अगर टूर्नामेंट फंड मेरे पास होता ही नहीं मानो, फिर क्या करता मैं? सेल ऑफ टिकट का और टूर्नामेंट एक्सपेंस का, फिर वो मैं मेरा नॉर्मल इनकम और नॉर्मल एक्सपेंस होता, फिर वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता। समझ आ रही है? तो अगर मेरे पास स्पेशल फंड है तो फिर मेरे को ये काम करना है। अगर नहीं है फिर तो क्या, हमने ऊपर वाले सवाल में भी टूर्नामेंट एक्सपेंस दिखाया तो था, वहां थोड़ी मैंने ये सब बताया था, यहां तो मैंने सीधा यहां दिखा दिया था, देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस, राइट। तो यहां क्योंकि मेरे पास कोई फंड नहीं था, अगर फंड नहीं है तो फिर नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अगर फंड है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये वाला कारनामा करोगे। अच्छा, इसी बात की जर्नल एंट्री भी कभी कभी आपको बनानी पड़ जाती है या पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल ऑफ टिकट की, सेल ऑफ टिकट की। तो टिकट सेल करी तो या तो मुझे कैश मिला होगा या बैंक में पैसा आया होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट किसको करूंगा? सीधा मैं इसको टूर्नामेंट फंड में क्रेडिट कर दूंगा। मैं अपना टूर्नामेंट फंड बढ़ा रहा हूं तो मैं सीधा क्या करूंगा? टूर्नामेंट फंड में इसे क्रेडिट कर दूंगा। तो बढ़ गया ना? देखो जर्नल एंट्री में भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ा दी मैंने अपनी, फंड बढ़ा दिया, तो टूर्नामेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया।
सिमिलरली टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसका क्या करूंगा? बिल्कुल सही। तो मैं बोलूंगा टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो कितने का एक्सपेंस किया था हमने? 15। जो फंड बचा है वो फिर आगे यूज होगा, अगले साल मेरे को जरूरत पड़ेगी टूर्नामेंट फंड की, तब यूज कर लूंगा। हाँ, तो बिल्डिंग जब कंप्लीट हो गई तो उसी के लिए यहाँ लिखवाया, उसको उठा के कैपिटल फंड। आऊंगा एग्जाम्पल पे आऊंगा, चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल करेंगे इसका भी, बस लिखवाया, अभी तो मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं है। हाँ हाँ, फिर उसको हम जनरल फंड, फिर हम उसको फ्री कर देते हैं। अब ये फ्री हो गया फंड। आएंगे अभी उस एग्जाम्पल पे भी, पहले अब ये वाले काम कर ले। एग्जाम्पल टू, चलो मैच फंड ले लेते हैं। मैच फंड में पैसा पड़ा है 10,000 रुपए का। मैच फंड में पैसा पड़ा है 10,000 रुपए का। डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन मुझे मिली 15,000 की। मैच एक्सपेंसेस हो गए मानो 32,000 के। शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, चलो तो पहले तो ऊपर जैसे मैंने काम किया वो करो, बैलेंस शीट बनाओ एक छोटी सी। इसी बात को बैलेंस शीट में पहले प्रेजेंट करो, सब समझ आ जाएगा। जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊंगा मैं। चलो, तो जितना आपको सिखाया गया है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैच फंड मेरे पास वैसे पड़ा कितना था? 10,000 का। अब मैच के लिए अगर मुझे डोनेशन मिली स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो हमने क्या बोला कि उसको सीधा फंड में ऐड कर देते हैं। तो डोनेशन कितनी की मिली? 15,000 की। तो अब मेरे पास फंड में कितने पैसे हो गए? 25,000। अब मैच एक्सपेंसेस हुए कितने? 32। अब मेरे पास फंड में पैसे कम पड़ गए, तो अब मैं क्या करूंगा? यहां से माइनस क्या करूंगा? सिर्फ उतना ही खर्चा माइनस करूंगा जो मेरे पास फंड से मीट हो पा रहा है। तो 32 का पूरा खर्चा तो नहीं मीट हो पा रहा। कितना हो पा रहा है? सिर्फ 25,000। इतना ही पैसा पड़ा है मेरे पास, तो यहां तो मैं इतना ही माइनस करूंगा। तो मैच फंड तो मेरा जीरो हो गया, अब नील हो गया। और अब शॉर्टफॉल कितना बच गया? कितने का शॉर्टफॉल हो गया? 7,000 का। उसको मैं कहां दिखाऊंगा? उसको मैं अब दिखा दूंगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो छोटा सा बना रहा हूं, तो अब मैं यहां लिख दूंगा टू मैच एक्सपेंस। टू मैच एक्सपेंस कितना आया? 32,000 का खर्चा था, जिसमें से 25,000 फंड में से चला गया, तो बैलेंस कितना बच गया? 7,000। इसको मैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा।
समझ आ गया? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखो, एग्जाम्पल 3। अच्छा नहीं, इसकी जर्नल एंट्री, अरे हाँ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या क्या होगी बताओ? तो एक ही एंट्री होगी इसमें तो, या चलो 2 हो जाएगी। पहले डोनेशन की करो, डोनेशन की क्या एंट्री होगी? कैश बैंक में पैसा आया, भाई पैसा तो आ रहा है जा रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट तो यूज होगा, है ना? लेकिन अब टू क्या करूंगा, सीधा मैच फंड में इसको डाल दूंगा, टू मैच फंड, टू मैच फंड। अब खर्चे के लिए क्या एंट्री करूंगा, एक्सपेंस के लिए तो पहले मैच फंड को यूज करो। मैं कितना मैच फंड यूज कर रहा हूं खर्चे के लिए? 25,000। एक्चुअल खर्चा पे कितना कर रहा हूं कैश बैंक में? 25 नहीं, 25 थोड़ी, कैश बैंक से कितना पे कर रहा हूं, उसे तो पूरा ही कर रहा हूं ना, 32। और अब जो शॉर्टफॉल था 7,000 रुपए का, इसका क्या करेंगे? इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो आज लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और कंटिन्यू करूंगा लास्ट अगली क्लास में, चिंता मत करना। एग्जाम्पल नंबर 3 कॉन्सेप्चुअली यही है क्या, किसमें, इस चैप्टर में? नहीं अभी और है, इस चैप्टर में तो अभी और है, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे ही हैं। एग्जाम्पल 3 लिखो, हाउ will the following dealt with while preparing final accounts of a club तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, पर्टिकुलर्स, कुछ चीज़ें डेबिट है, कुछ चीज़ें क्रेडिट है। चलो आप ही बताओगे, मैच फंड किसके नीचे लिखूं, डेबिट के नीचे कि क्रेडिट के नीचे? मैच फंड हमने क्या बोला, क्या होती है, एसेट होती है कि लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है तो किसके नीचे आएगी, क्रेडिट। इसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये बताओ ये किसके नीचे आएगा, डेबिट। इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, चाहे वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, है तो इन्वेस्टमेंट ना, एसेट है ना, तो एसेट तो डेबिट के नीचे ही आएगी। और फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। चलो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये किसके नीचे आएगा, क्रेडिट। तो समझ गए अब आप, ये है 2880। फिर लिखो मैच एक्सपेंसेस, ये किसके नीचे लिखूं, डेबिट। चलो तो बस अब आप बैलेंस शीट बना कर देखो, ठीक है। जनरल एंट्री तो समझ ही गए, या चलो देख लेंगे, जनरल एंट्री भी करके देख लेंगे। ये बेसिकली क्या है पता है, ये ट्रायल बैलेंस समझ लो कि आपको ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। मान लो ये ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट के नीचे आपको कहाँ दिया होता है, ट्रायल बैलेंस में। तो अब आपको बताना है कि आप इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे। बस ये लास्ट करते हैं आज, समझ जाओ इसको अच्छे से तो छुट्टी, आज आप काफी कुछ सीख के जाओगे।
मुझे एग्जाम्पल्स इसलिए इधर उधर से देख के बनाने पड़ रहे हैं, लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब में कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है बट नो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया। बिना क्वेश्चन के ये सारी चीज़ें समझना मुश्किल है। ओरली मैंने कोशिश करी, लिखवा भी दिया, लेकिन आपको नहीं समझ आया। जब आप कर रहे हो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो बैलेंस शीट बना के देखो नॉर्मल सी, इसको आप कैसे कैसे दिखाओगे। तो क्वेश्चन नोट कर लिया था। चलो तो पहले तो मैच फंड बताओ किधर लिखूंगा, लाइबिलिटी साइड में। तो मैच फंड लिखते हैं, कितना अमाउंट है 80,000, ये अंदर लिखो। उसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट कहां लिखूंगा, एसेट के नीचे। यही बोला था हमने कि इसको हम सेपरेटली एसेट साइड में दिखाते हैं। मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000, ये हो गया। तो ये तो मैंने पहले बस बैलेंस लिख दिया। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ मैच फंड इन्वेस्टमेंट से 2880 का। तो हमने क्या बोला था, अगर कोई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है और उस पर कोई इनकम कमाता हूं मैं, तो उसका क्या करते हैं, सीधा फंड में ऐड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट जो मुझे मिला ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसको मैं क्या करूंगा, सीधा अपनी फंड में ऐड कर दूंगा 2880 ये हो गया। और बाकी तो मैच एक्सपेंसेस है, इसका क्या करोगे, इसको यहां से माइनस करोगे 5500, बस खत्म। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट की तो और कुछ था ही नहीं, मुझे लगा कुछ और ना डालूं या ना डालूं, बट छोड़ो, ये तो बस एज इट इज 72,000 आ जाएगा। इसको तो बाहर ही लिख दो। और इसका बता दो कितना बच गया, ये बच गया 77,380। सिंपल है। तो कुछ नहीं है, फंड से रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है फंड में ऐड करो, फंड से रिलेटेड कुछ भी जा रहा है माइनस करो, सिंपल है। डोनेशन मिल रही है, स्पेशल फंड का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई टिकट विकेट की सेल से मिल रहा है, कुछ रिसिप्ट हो रही है, सब फंड में डालो। और खर्चे हो रहे हैं माइनस करो, ठीक है। अच्छा, अगर जर्नल एंट्री करना चाहूं इसी बात को, अब जर्नल एंट्री करूंगा किसकी, एक इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, एक इसकी करूंगा, तो क्या एंट्री होगी, कैश है बैंक में मिल चुका, देखो क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो मानो कैश है बैंक में तो मैं डाल चुका हूं। तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट आ रहा है 2880 का, मतलब मैंने कैश वाली एंट्री कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसको ट्रांसफर कैसे करूंगा, चलो लिख देता हूं, ये एंट्री हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, बट ये टेक्निकली हो चुकी है इस क्वेश्चन में, नहीं तो ये ट्रायल बैलेंस में आ नहीं रहा होता, ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये हो चुकी है। वेरी गुड, बस यही समझाना था। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मैच फंड 2880। इसी तरह से मैच एक्सपेंसेस कितने थे, 5500 के। तो मैच एक्सपेंसेस की वैसे टेक्निकली एंट्री हो चुकी है, पता है क्या एंट्री हुई होगी, मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों कह रहा हूं ये एंट्री हुई होगी, क्योंकि ये इस तरह से मुझे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसलिए मुझे समझ आ रहा है ना। तो कह रहे हैं ना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये लैंग्वेज है, मेरे से बोल रही है कि मैं ये एंट्री हो कर चुकी हूं, राइट। तो ये मैं एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूं, मेरे को क्या एंट्री करनी है, नहीं, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली एंट्री मैं कर रहा हूं, ये वाली ये एंट्री मैंने करी, और ये वाली एंट्री भी अब मैं कर रहा हूं खुद से। तो क्या एंट्री होगी बताओ, वेरी गुड, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू मैच एक्सपेंसेस। बस इसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंट, और कुछ नहीं है।
ओके हो गया? ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब इसको। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड वाला पॉइंट अभी रह गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। तो ये लिख लो बस।